किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, खेती बाड़ी जो हम कर रहे हैं तो खेती बाड़ी में मेहनत और मजदूरी की हमने बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ा है और खेत में खूब मेहनत भी करनी पड़ा है। और ऐसे में अगर हमारी फसल तैयार हो और तैयार फसल खातर हमने मजदूर ना मिले, श्रमिक ना मिले, तो ऐसे में किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। और साथ ही आज के समय में जो मजदूरी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से किसान भाई जो ज़्यादा लाभ भी नहीं ले पाते अपनी फसल का। तो ऐसी स्थिति में भाइयों मशीन का महत्व जो खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हम देखने भी लग रहे हैं कि धीरे धीरे जो है मशीनीकरण बढ़ने लग रहा है खेती बाड़ी में। और उसका मुख्य कारण यही है कि एक तो मजदूरी का ज़्यादा होना और साथ ही सही समय पर हमने जो है मजदूर या श्रमिक मिल भी नहीं पाते हैं। और ख़ास तौर पर भाइयों जो गन्ने की फसल है उसमें तो मेहनत जो और ज़्यादा मांगा है। तो ऐसे में भाइयों गन्ने में मशीनीकरण का महत्व है वो बढ़ता जाने लग रहा है। इस बढ़ते हुए मशीनीकरण के महत्व की अगर हम बारे में बात करें तो इसके ऊपर हमने एक आज करी भेंट वार्ता, और भेंट वार्ता का विषय है भाइयों गन्ने में मशीनीकरण का महत्व। और इस विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दुष्यंत बादल। आप विश्व गन्ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं महेंद्र मोहन शर्मा। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि गन्ने में हमने जो है मशीनों का इस्तेमाल किस तरह करना है, आओ सुनिए भेंट वार्ता। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर दुष्यंत बादल जी से। आप वर्ल्ड गन्ना प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं और गन्ने की जो स्थिति है उसमें इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसका उत्पादन कैसे लिया जाए, कैसे किसान इससे ज़्यादा लाभ ले सकता है, कम खर्चे में इसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकता है, इस विषय को आप सारे को देखते हैं पूरे हरियाणा और आस गन्ना की बेल्ट में। तो डॉक्टर दुष्यंत बादल जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो गन्ने की स्थिति क्या है हरियाणा की, अगर हम बात करें ओवरऑल। देखिए गन्ने की स्थिति अभी तक तो बहुत अच्छी है, परंतु क्योंकि धीरे धीरे इसके अंदर विकट परिस्थिति होती जा रही है, क्योंकि इस फसल में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से किसान को बहुत सारे काम अपने आप करने पड़ते हैं और श्रमिकों की कमी के कारण से गन्ना आज जूझ रहा है। बिल्कुल, लेबर की दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। तो जो आपकी संस्था है वर्ल्ड गन्ना प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या रहा है? सर देखिए ये है मीठा सोना परियोजना। इस मीठा सोना परियोजना में हमारा उद्देश्य ये है, जैसे नाम से ही प्रभावित होता है कि मीठा सोना परियोजना का मतलब क्या है, कि हम चाहते हैं कि हर गन्ने के खेत से पैदावार उतनी निकले जिसमें उसकी पैदावार के साथ साथ उसका लाभांश बढ़े, खर्चा कम हो, पैदावार बढ़े, तो जो बीच का डिफरेंस है उसका लाभांश कहलाता है। और लाभांश को बढ़ाने के लिए हमको खर्चा कम करना है। और अगर हम लेबर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा होगा। और अगर हम मशीनीकरण पे आएंगे, क्योंकि इसमें सह फसली भी है, जैसे प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन रहा है कि डबल अप इनकम करने के लिए, तो डबल अप इनकम का मतलब ये है कि गन्ने के साथ सह फसली ली जाए। सह फसली होने के साथ साथ आप एक साथ अपने अन्न की फसल भी ले सकते हैं और गन्ना की फसल से भी भरपूर पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल, इसके ऊपर हम आएंगे पूरे विस्तार से। जैसे आपने बताया कि आपका जो इसका उद्देश्य है आपकी संस्था का कि गन्ने की फसल में जो लेबर का कॉन्सेप्ट है उसका खर्चा कम करना है जी। लेबर की आज स्थिति ये है कि लेबर किसानों को अगर हम गांव में बात करें जी, तो वो बहुत एक तो महंगी हो गई है जी, मिलती कम है, उपलब्धता बहुत कम हो गई है जी जी। तो इसके लिए बात आती है, अब जब लेबर नहीं है तो फिर आपको मशीन चाहिए। बिल्कुल। तो उस मशीनीकरण का क्या इसमें कितना योगदान है, कैसे हम इसको मशीन इसमें प्रयोग कर सकते हैं?
देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं और आपको एक आकलन के हिसाब से बताता हूं। कुछ वर्ष पहले तक हमारा 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने की जो कॉस्ट आती थी, जो खर्चा आता था, वो 120 रुपए से 140 रुपए क्विंटल आता था, जब हमारी कॉस्ट भी कम थी। अब सरकार ने प्राइस भी बढ़ा दिया है, बावजूद उसके हमारा खर्चा बहुत विकट रूप से बढ़ा है। अब जो खर्चा आता है वो करीबन 240 से 280 रुपए के बीच में आता है। तो जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है, और वो श्रमिकों के कारण से इसलिए वो एक तो समय पर पूरी श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते, और अगर समय पर नहीं होते तो उसका पैदावार पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और अगर सीधा पैदावार पर असर पड़ता है तो हमारी पैदावार कम आने के कारण से जो हमारा खर्चा लागत बढ़ गया है, उस खर्चे को हम पैदावार में अगर हम विस्तृत रूप से करेंगे तो वो हमारा 280 रुपए से भी ऊपर कई बार निकल जाता है। अच्छा जी, ये एक मुख्य समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात करी। तो बात करते हैं इसका अल्टरनेट, हमारे पास मशीन है, इसका अल्टरनेट। हाँ जी, मशीन तो मैकेनाइजेशन कितना इसमें गन्ने में कामयाब है? देखिए सर, सबसे पहली जरूरत है कि हमको ये देखना पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है। हरियाणा सरकार बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रमोट कर रही है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेज इसमें दिए गए हैं, परंतु जरूरत सी बात है कि हमको ये सब चीजें एक्सटेंशन के माध्यम तक किसान तक पहुंचानी चाहिए। अब किसान कैसे समझेगा? किसान जब समझेगा जब उसके समक्ष ये सारी मशीनें काम करके दिखाएं। बिल्कुल। जब तक वो काम करके नहीं देखेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसको पैदावार नहीं ले पाएगा, जब तक वो मशीनीकरण पे अपने आप को लाभान्वित नहीं महसूस करेगा। और इस लाभान्वित होने के लिए उसको 2 चीजें करनी है। एक, हमको सबसे मुख्य मुद्दा कहाँ है? सबसे मुख्य मुद्दा है जमीन की तैयारी। गहरी जुताई हमारी बंद हो चुकी है, गहरी जुताई हम करना चाहिए। और हम तो रोटावेटर तक आगे सिमट गए सर। देखिए, रोटावेटर एक हमारा सेकेंडरी टिलेज का पार्ट है। प्राइमरी टिलेज पुराने टाइम में लंबे हल होते थे, बैल से करते थे, गोहे से करते थे। अब गोहा यहाँ पे रहा नहीं, धीरे धीरे बैल खत्म हो गए, जबकि एचपी के पावर्स ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद हम डेप्थ लेना भूल गए हैं, जिसके कारण से ज्यादा रोग आ गए हैं, जिसके कारण से ज्यादा कीट आ गए हैं, और उनके कारण से पूरी फसल की पैदावार प्रभावित होती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर हम ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं और ट्रेंच विधि से गन्ना बोने के दौरान सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम पहले ट्रेंच निकाल देते हैं, फिर जो जमीन की नमी है उसको सुखा देते हैं, सूर्य ऊपर होता है, और नमी सुखाने के बाद फिर उसमें 2 आंख का टुकड़ा डालते हैं। 2 आंख का टुकड़ा डालने के बाद उसमें तो पूरा दिन लग जाता है, और कम से कम भी 15 से 20 मजदूर लगते हैं। 1 एकड़ की बुआई की बात करूं तो मैं, तो उसमें जो खर्चा है हमारा 15,000 से ऊपर चला जाता है। जबकि यही चीज अगर हम मशीन से करें तो यही खर्चा हमारा मात्र 2,500 से 3,000 रुपए में हो जाता है। तो कहाँ हमारा 10 से 12,000 रुपए से ऊपर हम जा रहे हैं, और कहाँ हम वही काम 2,500 से 3,000 रुपए में कर रहे हैं। तो खर्चा हमारा बचता है और अधिक पैदावार आता है, अंकुरण अच्छा निकलता है, तो पैदावार का आना स्वाभाविक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात करी। जब हम हाथ से काम करते हैं तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है, और नमी जो है और जो तत्व भी हमारे प्रॉपर नहीं मिलते। दूसरी बात, जो समस्या दूसरी आती है कि हम गहरी जुताई नहीं करते, जिसकी वजह से दिक्कत आती है जी। तीसरा, आपने बताया कि जो मशीनी से हम करेंगे तो हमारा खर्चा बड़ा कम होगा जी। तो ये मशीन कैसे हम प्रयोग करेंगे इसमें गन्ने में, और कहाँ से उपलब्ध होंगी, कैसे आप लोग, क्योंकि किसान इतनी जल्दी इनको परचेज नहीं कर पाएगा। सर देखिए, भारत सरकार की तरफ से भी ये सुविधा अभी उपलब्ध है। एक इसमें कृषि उद्यमिता करके एक परियोजना भारत सरकार की चल रही है, जिसमें आप कस्टम हायरिंग सेंटर्स के थ्रू भी ये सुविधाएं ले सकते हैं। हर व्यक्ति को मशीन लेने की जरूरत नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट पे कम से कम 5 से 10 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर ये मशीनें उपलब्ध है। किसान चाहे तो उनसे किराए पे मशीनें से काम करा सकते हैं। आपको 2 एकड़ बोना है, 3 एकड़ बोना है, तो वो आपको 2 से 3,000 रुपए 1 प्रति एकड़ की दर से आपको बीज बो करके दे देगा। अब आपका लाभांश जैसे बढ़ता है, लाभांश लेने के हिसाब से आप देखिएगा जितना क्षेत्र आप बढ़ाएंगे, आप धीरे धीरे आप मशीन को परचेज कर सकते हैं। नंबर 1 बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी इस तरह की सुविधाएं अभी किसानों के पास उपलब्ध हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से जो चुनौती है वो है तकनीकी ज्ञान। जब तक तकनीकी ज्ञान किसान के पास नहीं होगा, उसको मशीन को लेने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ जरूर देना चाहूंगा। जैसे गन्ना कटाई छिलाई मशीन भी उपलब्ध है। अच्छा, असली मैं अभी इसी सवाल पे आने वाला था जी। क्योंकि जो गन्ने के अंदर मुख्य समस्या आती है, किसान बिजाई कर देता है जैसे कैसे करके जी, तैयार कर लेता है जी, पर जब समय पे कटाई नहीं होती, उधर मिल की पर्ची आई होती है, उधर कटाई के लिए लेबर नहीं मिलती, तो बड़ी समस्या होती है। जी जी जी, तो उसके बारे में बिल्कुल मैंने जानना था आपसे। देखिए, ये सबसे मुख्य मुद्दा आज की डेट में किसानों के समक्ष खड़ा है। गन्ना पैदावार आप ले सकते हैं, लेकिन कटाई के समय लेबर के ना उपलब्ध होने के कारण से फिर हम उस पैदावार को गिरते हुए देखते हैं, तो गन्ना सूखता है। अगर हमको वो सब चीजों से बचाना है तो हमको पैदावार को बढ़ाने के लिए 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। समय से कटाई हो,
समय से छिलाई हो, परंतु उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि हमको गन्ने में लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 4 फीट रखनी है। अगर हम 4 फीट रखेंगे जब ही हमारा ट्रैक्टर उसके बीच में जाएगा, कटाई करेगा, छिलाई करेगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। अभी जैसे बहुत सारे बिलेट हार्वेस्टर्स भी आपके पास मौजूद हैं, परंतु उसमें चीनी की प्रतिशतता कम हो जाती है। जैसे कटाव होता है बार बार, तो जैसे बार बार कटेगा तो जितनी बार कट उसमें लगेंगे उतनी बार उसमें चीनी की पड़ता कम आएगी, तो चीनी मिलों के लिए नुकसान का सौदा है, रिकवरी कम होती है जी। और उसी प्रकार से गन्ना सूखता भी जल्दी है। और क्योंकि हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम ऐसा है कि हमको किसान को, जैसे हमको जल्दी, अब हमारे पूरे क्षेत्र में गन्ना है तो हम एक साथ 1 एकड़ तो नहीं कटवा सकते, तो जितना हमको क्षेत्र कटवाना है ट्रॉली में लोड करके लेके आना, उसके हिसाब से ही पर्ची दी जाएगी। और वो पर्ची का सिस्टम ऐसा है कि आप छोटी मशीनें जो 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए तक की उपलब्ध है, वो किसान को बिल्कुल आराम से बाजार में उपलब्ध है। वो किसान वो वहां से लेकर के अपना गन्ना काट करके, और पूरा गन्ना काटती है सर, जिसमें आप अगोले को भी अलग से ले सकते हैं, आप उसको चारे में प्रयोग कर सकते हैं, पूरे गन्ने की छिलाई हो सकती है, तो उसमें गन्ने के सूखने की पावर भी कम हो जाती है, सूखता भी नहीं है। आप 24 से लेकर के और 48 घंटे के अंदर अंदर चीनी मिल को गन्ना सप्लाई कर सकते हैं। आपकी संस्था इसमें क्या योगदान दे? हमारी संस्था सर इसमें यह है कि हम तकनीकी रूप से एक तो किसान को समृद्ध करते हैं कि इन मशीनों को कैसे चलाना है, कितने क्षेत्र में चलाना है, ROI क्या आएगी, कितने रुपए प्रति क्विंटल की पड़ता आएगी, ताकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा है मशीन आ जाए और 150 रुपए क्विंटल में छील दे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये मशीन ऐसी है कि जो आपको 40 से 50 रुपए क्विंटल के अंदर अंदर गन्ना काट के देगी, छिलाई करके देगी, भराई करके देगी। अच्छा, भराई भी साथ ही हो जाती है सर उसमें। तो उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप 65 से 90 क्विंटल की ट्रॉली आप सीधा एक भर के चीनी मिल को भेज सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल आराम से, क्योंकि एक ट्रॉली है आपके पास तो आप एक ट्रॉली से भेज सकते हैं। अगर आपको 2 पर्ची मिली है तो जब तक वो ट्रॉली वापस आती है उसके बाद दूसरी ट्रॉली भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मशीन का डिजाइन किया है। अब आपका दूसरा सवाल है कि हमारी संस्था इसमें क्या कर रही है। जो मशीन आज की डेट में 8 से 9 लाख रुपए की है, हम उसके ऊपर छूट दें। अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी छूट है और हमारी संस्था की तरफ से भी छूट है, हम अपने किसानों को। लेकिन इसमें यह है कि हम छूट सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं जो कृषि उद्यमिता का काम कर रहे हैं, यानी जो किराए पे काम कर रहे हैं। एक किसान को देना स्वाभाविक रूप से बहुत महंगा साबित होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों कस्टम हायरिंग सेंटर्स को दिया जाए। उनको जो आप ये मशीनें भी उपलब्ध कराते हैं, उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उससे जो किसान वो सस्ता मिलेगा, वो अल्टीमेटली जाना किसान के पास। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तरीका उसका दूसरा है सर। जी, तो इसमें और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई? सर, किसान भाइयों को तो एक ही चीज कहना चाहेंगे, अगर आप तरीके से खेती करेंगे और वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे तो ये सबसे लाभप्रद होता है। क्योंकि आज के समय में सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, कम कीट कम खर्चे में ज्यादा पैदावार लेना, ये एक मुख्य मुद्दा बन गया है। मकान, खेती और व्यापार आप कितना भी लगा लीजिए असीमित है, परंतु खेती को अगर सही तरीके से वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे, और मशीनीकरण पे जाने ही पड़ेगा। 2040 में वर्ल्ड बैंक का एक पूर्वानुमान है कि हमारे खेतों में 0 लेबर हो जाएगी। उस समय पे हमें मशीनों पे आना पड़ेगा, तो क्यों ना हम आज ही इसीलिए हमें आज ही संदर्भ करते हुए इसको तुरंत संज्ञान में ले लेना चाहिए। बिल्कुल, इसको लेना चाहिए। और क्योंकि वो अब एक बार और देखी जाती है कि जैसे जैसे हमारा जमीन का आकार छोटा हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमें अगर मशीनीकरण करेंगे, और जैसा आपने बताया कि मल्टी क्रॉपिंग का इसमें पैटर्न है, जो गन्ने के साथ साथ आप दूसरी फसलें भी आप ले सकते हैं, वही मैकेनाइजेशन करके हम ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकते हैं। तो डॉक्टर दुष्यंत बादल जी, आप स्टूडियो में बड़े विस्तार से आपने बताया कैसे वर्ल्ड गन्ना प्रोजेक्ट जो है किसानों के मशीनीकरण में, गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है, कैसे सहायता कर रहा है। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत, सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। ये तो हमारे किसान भाइयों ने ली जानकारी की गन्ने में मशीनीकरण का महत्व क्या है, और इस विषय में जानकारी देते डॉक्टर दुष्यंत बादल जी, और इनसे बातचीत करे थे महेंद्र मोहन शर्मा जी। और भाइयों, ये जानकारी मौसम की, तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 16 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 17 डिग्री सेल्सियस। और इब कराऊं भैया का मनोरंजन, सुने रागणी। एरे केसरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजुए चुनरी मेरी केसरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजुए चुनरी मेरी केसरिया रंग में रंग तेरे रंगे, रजुए चुनरी मेरी।
एक किनारी पे दे दे शिव पार्वती का जोड़ा, एक किनारी पे दे दे शिव पार्वती का जोड़ा, भाई एक किनारी पे दे दे उस महाराणा का घोड़ा थोड़ा, पहले में आला ढंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी एक किनारी पे दे दे तो भगत बदुर से दास, एक किनारी पे दे दे तो भगत बदुर से दास, भाई एक किनारी पे दे दे रे नेताजी सुभाष, उसे भगत संग का तू जंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी एक किनारी पे दे दे तो तलक गोखले मोती, एक किनारी पे दे दे तो तलक गोखले मोती, भाई एक किनारी पे दे दे चसती भारती ज्योति बीच में बहती धारा गंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी एक किनारी पे दे दे तो पिछला वही जमाना, एक किनारी पे दे दे तो पिछला वही जमाना, भाई एक किनारी पे दे दे दादा लक्ष्मी का गाना, उस तुले राम नबी संग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी मेरी के सरिया रंग में रंग तेरे रंगे रजवे चुनरी में। ये तो सुनी भाईयान रागणी और गायक कलाकार थे रामफल शर्मा और साथी। और भाइयों ईब करें चर्चा आज की नसीहत के तहत मौन वंशों का कीटनाशकों से बचाव और मधुमक्खी पालन से रोजगार के अवसर पर। किसान भाइयों, जो हमारे मौन वंश हैं यानी कि जो हमारी मधुमक्खी हैं उन पे जो है कीटनाशकों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जाने लग रहा है, क्योंकि हम खेती बाड़ी में जितना ज़्यादा कीटनाशक छिड़क रहे हैं और ये जो कीटनाशक जैसे जो जहरीले रसायन हैं इनका प्रयोग करते हैं फसलों में हानिकारक जीवों को तो नष्ट करें हम, लेकिन साथ में हमारे जो मित्र कीट हैं
उनके ऊपर भी इस जहर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग रहा है। और मधुमक्खियाँ जो हैं वो कीटनाशकों के सीधे संपर्क मानते मर जाए हैं, और विषैले जो मकरंद है या जो पराग है या पानी का जो है मौन ग्रह के में जो है संग्रह करने पर जो है वो प्रौढ़ मौन के साथ साथ शिशु भी इसमें प्रभावित होने जाने लग रहे हैं। कीटनाशकों के बुरे प्रभाव के कारण जो मौन वंश है वो कमजोर होता जाने लग रहा है, जिससे मधुमक्खी पालक को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ भाइयों, जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई है वो तो नुकसान उठा ही रहा है, फसलों की जो पर परागण की जो क्रिया है वह भी प्रभावित होने लग रही है। उससे फसलों की उपज और गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है, यानी कि जो हमारा किसान भाई है वो भी इससे प्रभावित होगा। और कई बार तो देखा जाओगा कि जो मौन पालक है यानी कि जो मधुमक्खी पालक भाई है वो कीटनाशक जहर से जो प्रभावित मधुमक्खी हैं उनके लक्षण समझ नहीं पाता, और उसके कारण जो है वो समझे है कि भाई जो मक्खी है वो बीमार हो गई है, और उससे संबंधित जो दवाई है या जो एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग करके वो अपना आर्थिक नुकसान और करवा ला है। अगर बहुत से जो मौन वंश हैं उनमें अचानक एक साथ बहुत सारी मौन मर जाए तो यह कीटनाशक जहर का ही प्रभाव है भाइयों, क्योंकि बीमारियां धीरे धीरे एक वंश से दूसरे वंश में फैल रहे हैं। इसके अलावा वंश में एक छत्ते से धीरे धीरे साथ के और जो है छत्तों में ये फैल दी जाओ है। लेकिन जब एक साथ बहुत सारी मक्खी मरने लग रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारे आसपास जो कीटनाशक जहर है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। साथ ही भाइयों, जो कीटनाशकों के जो विषैलेपन है उसके लक्षण जो हम मधुमक्खियों में देख सकें वो है कि एक तो जो विष से प्रभावित मधुमक्खी होंगी उनके मौन ग्रह में प्रवेश करने पर जो मौन ग्रह की जो मधुमक्खियां हैं वो क्रोधित और उत्तेजित हो जाएंगी। दूसरा, जो कमेरी मधुमक्खियां हैं वो प्रवेश द्वार पर कांपती हुई, रेंगती हुई या दस्त करती हुई हमने पाऊंगी। इसके अलावा भाइयों, मौन ग्रह के आसपास जो है अधिक संख्या में मरी हुई मधुमक्खियों और बक्सों में भी मरे हुए जो शिशु अगर पाए जाएं तो ये लक्षण है कि कीटनाशकों का प्रभाव मधुमक्खियों पर पड़ रहा है। साथ ही मौनों की संख्या में भारी कमी का आना और मौन वंश का कमजोर पड़ना, ये लक्षण है कीटनाशकों के विषैलेपन के। अब बात करें भाइयों, मौनों के जो कीटनाशक जहरों से बचाव हम किस तरह करें, क्या उपाय हम अपनावें। तो जहाँ तक भाइयों संभव हो सके जो गैर रासायनिक नियंत्रण विधि है उनका हम इस्तेमाल करें। दूसरा भाइयों, जरूरत पड़ने पर जो दुष्प्रभाव रहित या जो कम दुष्प्रभाव वाले जो कीटनाशक हैं जैसे कि पौधे तैयार होने वाले कीटनाशकों को हम चुनें, और अधिक समय तक भाइयों प्रभावशाली जो कीटनाशक हैं उनकी अपेक्षा दानेदार कीटनाशकों का प्रयोग हम करें। साथ ही भाइयों, जिस समय जो है फसल पर फूल खिले तो उस समय पर कीटनाशकों का छिड़काव ना करें, और कीट जो छिड़काव है वो शाम को या रात के समय करें जब मधुमक्खी अपने मौन ग्रह में चली जाए। साथ ही भाइयों, कीटनाशकों के उपयोग वाले जो दिन है उसमें मौनों के काम शुरू होने तक पहले ही जो है मौन वंश के प्रवेश द्वार को किसी लोहे आदि की जो जाली है उस पर बंद कर दें और वंशों को अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि उन पर सीधा छिड़काव या धूल ना पड़े। लेकिन गर्मियों के दिनों में भाइयों मौन ग्रह में जो है प्रवेश द्वार को केवल कुछ घंटों के लिए ही बंद करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक जहर की अपेक्षा गर्मी तक जो है उनमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो छिड़काव करने तक पहला मधुमक्खी पालकों को सूचित कर दें ताकि वो अपने मौन वंशों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं या उसने स्थानांतरित कर दें, उन्हें ढक कर रख लें। और मौन वंश को ढकते समय भी हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो मौन वंश है उसमें काफ़ी जगह हो, हवा निकासी का सही प्रबंधन हो, मौन वंश छाया में रखें, और जो मधुमक्खी हैं उनके अंदर पानी का भी प्रबंध हम रखें। तापमान बनाए रखने के लिए भाइयों मौन वंशों को गीले कपड़े तय या बोरी तय ढकें और मौन वंशों को अधिक समय तक ढक कर ना रखें। साथ ही भाइयों, कीटनाशकों के छिड़काव करते समय हवा की दिशा मौन वंशों की ओर हो तो हवा का रुख बदल जाने पर ही छिड़काव करें। और छिड़काव तैयार करते समय भी मौनालय के जो नज़दीक जल के जो स्रोत हैं उनको जहरीला ना होने देवें। बचा हुआ जितना भी जहरीला पानी है उसने खेत में उड़ेल कर उस पर सूखी मिट्टी डाल दें ताकि मौन जो है वो दूषित पानी न पी कर उससे बीमार या उससे प्रभावित ना हो। और यदि भाइयों किसी इलाके में किसी मौसम में कीटनाशकों का प्रयोग लगातार होने लग रहा है तो मौन वंशों को वहाँ से दूर किसी फूलों वाली जो फसल है उस पर हम अगर स्थानांतरित कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर भाइयों किसी फसल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है
तो मौन वंशों को चीनी के घोल की खुराक दें ताकि मौन फूलों पर कम से कम जाएं। और मधुमक्खी पालने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें किसानों और मधुमक्खी पालकों के बीच एक अच्छा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कीटनाशक के छिड़काव से पहले ही सभी जो मधुमक्खी है या जो मधुमक्खी पालकों को है छिड़काव से पहले ही सूचना मिल जाए और मधुमक्खी पालक जो है मधुमक्खियों को बचाने का उपाय अपना सकें। और मधुमक्खी पालकों को भी अपना पूरा पता और मोबाइल फ़ोन जो नंबर है ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि उसको छिड़काव के समय से पहले ही सूचित कर दिया जावे। और अगर हम इन बातों का, इन हिदायतों का ध्यान रखेंगे तो जो हमारे मौन वंश हैं वो सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। इसके अलावा भाइयों, जो मधुमक्खी पालन है वो अपने देश में एक तेजी से बढ़ता हुआ, कम लागत वाला और अच्छे मुनाफे वाला एक कृषि आधारित कैरियर का एक विकल्प भी है। और इसमें भाइयों मधुमक्खियों में हम शहद, मोम, रॉयल जेली और पराग उत्पाद बहुत कुछ इसमें शामिल है, जिससे जो है किसान भाई या जो मधुमक्खी पालक भाई है वो बहुत ज़्यादा लाभ भी ले सके हैं। और इससे भाइयों 10 से 15 बक्स से हम शुरू करके व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ा सके हैं, जिसमें मधुमक्खी फार्म मैनेजर है, सलाहकार है या मधुमक्खी पालक बनकर जो है जो मधुमक्खी पालक भाई हो मोटी कमाई, अच्छी कमाई कर सके हैं। और बात करें लागत की और लाभ की, तो 50 बक्से के साथ अगर शुरुआत करें तो इस पर 40% तक सरकारी सब्सिडी मिले है, जिससे शुरुआत में लागत कम हो है। और साथ ही साथ भैया अगर कमाई की बात करें तो एक बॉक्स से सालाना लगभग 30 से 60 किलोग्राम तक शहद लिया जा सके है। और यदि 1 लाख रुपए की हम लागत लगावें तो लगभग 3 लाख या उससे ज़्यादा की कमाई जो है एक जो है मधुमक्खी पालक भाई कर सके हैं। तो ये तो भाइयों ली जानकारी मधुमक्खी पालन में रसायनों का महत्व और दूसरा मधुमक्खी पालन का व्यावसायिक लाभ। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।